हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और जिसके अंदर हम लोग करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। चैप्टर 10 है जो कि रेलेवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ +1 कॉमर्स +1 इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे माइक्रो और मैक्रो के कस्टमाइज कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो प्रोड्यूसर वो व्यक्ति है, वो इकोनॉमिक एजेंट है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है ताकि वो इनको मार्केट को सप्लाई कर सके और वहां से प्रॉफिट कमा सके। प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इस ऑब्जेक्टिव के साथ करता है ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। और प्रॉफिट कब मैक्सिमम होता है? जब उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के अंदर जो गैप होता है वो मैक्सिमम होता है। उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए दो तरह के इनपुट चाहिए होते हैं। एक फैक्टर इनपुट लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, नॉन फैक्टर इनपुट जो रॉ मटेरियल। तो वो इनके ऊपर जो खर्चा करता है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहता है। जब वो इनको सेल करता है तो वहां से उसको रेवेन्यू प्राप्त होता है और जो डिफरेंस होता है रेवेन्यू और कॉस्ट का दैट इज नोन एज ए प्रॉफिट। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन के कहते हैं जहां पे प्रॉफिट उसको मैक्सिमम होता है। तो उस आउटपुट पे जाके वो स्टॉप करता है जहां पे उसको प्रॉफिट मैक्सिमम मिलता है। अगर उसके अलावा कोई दूसरा आउटपुट है तो वहां पे उसको कम प्रॉफिट मिलता है, तो वहां पे उसका संतुलन जो होता है नहीं होता। और प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच में गैप। जहाँ पे ये टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का गैप मैक्सिमम होता है तो वहां पे वो संतुलन में होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉफिट्स ही यूज करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। पर टोटल कॉस्ट के अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों ही शामिल होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहते हैं, जो खर्चा हम एक्चुअल में बाहर के लोगों को पे करते हैं। जैसे लेबर रखी है, उसको वेजेस दी है, लोन लिया है, उस पे इंटरेस्ट दिया है, रॉ मटेरियल खरीदा है, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, के जैसे एंटरप्रेन्योर ने अपनी कैपिटल बिजनेस के अंदर डाली है, अपना बिल्डिंग यूज किया है, अपनी लेबर बिजनेस के अंदर मतलब काम किया है। तो ये जो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स होते हैं इनकी नोशनल कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट यूज करते हैं तो कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट के अंदर ये दोनों ही शामिल होती है। तो टोटल रेवेन्यू के अंदर से एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाता है, जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को एस्टिमेट कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट का भी यही मतलब होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, बट इसके अंदर हम जस्ट जो टोटल कॉस्ट होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हैं, जो हम बाहर के लोगों को पेमेंट करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं लेते। तो टोटल रेवेन्यू माइनस जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का मतलब होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है दैट इज द टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू में से जब हम टोटल कॉस्ट विच इज द समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो वहां पे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट जो है, अब नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है जिसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट जिसको हम लॉस कह सकते हैं। वन बाय वन करके वी विल अंडरस्टैंड। जब हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है तो वी से कि हमें अब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट विच इज मोर देन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जहां पे टोटल रेवेन्यू जो है टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। और यहाँ पे या टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, या जिसको हम कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू विच इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। देखो, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है दैट इज द मिनिमम रिटर्न जो प्रोड्यूसर जो है जितना पैसा उन्होंने अपने बिजनेस में लगाया उसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो मिनिमम रिटर्न उनको अवेलेबल नहीं होती तो वो अपना कैपिटल जो है विड्रॉ कर लेते हैं, उसको कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है दैट इज द पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट।
सब नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज द लॉस, जहां पे टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज लेस देन द टोटल कॉस्ट। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट विच इज लेस देन द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो है हमारा एवरेज कॉस्ट से कम है। और हमारा जो प्रोड्यूसर है वो संतुलन में कब होता है, जब देखो ये उसकी कंडीशन है, ये तीन कंडीशन है। एमआर जो है मार्जिनल रेवेन्यू विच शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है जब हम एक एडिशनल यूनिट सेल करते हैं तो जो एडिशनल रेवेन्यू प्राप्त होता है विच इज नोन एज ए मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है दैट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और एमसी उस सिचुएशन के अंदर राइजिंग होना चाहिए जब एमआर एमसी के बराबर होती है और एवरेज रेवेन्यू जो है या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है या उससे ज्यादा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम होता है और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, उस वक्त वो संतुलन में होता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो आउटपुट उसको प्रोड्यूस करना चाहिए जहां पे एमआर जो है एमसी के बराबर है और एमसी इज राइजिंग। और उसी तरह एआर जो है कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम टेबल की फॉर्म में समझते हैं तो ये परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है जहां पे एआर जो है एमआर के बराबर होता है, एमआर जो है हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एमआर कांस्टेंट है, एमसी जो है पहले इस जो है नाइन्थ यूनिट तक ये जो है फॉल करता है, फिर उसके बाद ये राइज करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकेंड यूनिट के अंदर भी हमारी एमसी एमआर के बराबर है, बट एमसी यहाँ पे फॉल करती है। और 10th यूनिट के अंदर एमसी एमआर के बराबर है, पर यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि एमसी जो है राइजिंग है, क्योंकि 12 के बाद ये 15 हो जाता है। तो दोनों सिचुएशन के अंदर हम देखेंगे कि किस सिचुएशन के अंदर हमारा संतुलन होता है। देखो जब आउटपुट जो होता है 2 यूनिट हम बनाते हैं वहां पे भी एमआर एमसी के बराबर है और एमसी फॉल कर रही होती है। टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज द समेशन ऑफ एमआर 12 प्लस 12 24। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट 15 प्लस 12 27। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है विच इज मोर देन 24, तो यहाँ पे हमें -3 का लॉस होता है क्योंकि टोटल रेवेन्यू इज लेस देन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमारा आउटपुट 10 है तो यहाँ पे एमआर एमसी के बराबर है और एमसी इज राइजिंग। तो यहाँ पे समेशन एमआर 10 यूनिट को हम जोड़ लेते हैं तो ये 120 आ जाता है। उसी तरह समेशन मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो 10 यूनिट को हम 10 यूनिट के कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो ये 100 आ जाती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 120 माइनस 120 आता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है मैक्सिमम है क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह ही देखते हैं कि अगर वो 11 यूनिट बनाता है तो वहां पे हमारी एमसीएमआर के बराबर नहीं है। तो वहां पे हमारी जो बेसिकली क्या है कि एमआर जो है वो है टोटल, जो टोटल रेवेन्यू है 11 यूनिट का 132 है और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 115 है और यहाँ पे हमें जस्ट प्रॉफिट हो रहा है 17 का जो कि मैक्सिमम नहीं है। तो जहाँ पे एमआर एमसी के बराबर है, एमसी इज राइजिंग, तो प्रोड्यूसर वहीं पे स्टॉप करता है। और वहां पे हमारी जब संतुलन की सिचुएशन है तो एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कम से कम बराबर होना चाहिए। अब हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ओ एक्सिस पे हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट लेते हैं। तो ये हमारा जो है एमसी है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो यहाँ पे हम देखते हैं Q1 पे भी कट कर रहा है और Q2 पे भी कट कर रहा है। Q1 पे MC इज इक्वल टू एमआर, लेकिन Q1 पे क्या है कि ये फॉल कर रहा है, MC इज फॉलिंग। लेकिन Q2 पे हमारी MC जो है डेट इज राइजिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब Q1 यूनिट पे MC इज इक्वल टू एमआर, तो हमारा ये जो एरिया है वो है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमारा इतना है O, तो ये O है, O L1 Q1 P है। लेकिन हमारी जो कॉस्ट है वो है O L1 Q1 R। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा है तो ये हमें लॉस हो रहा है। तो ये हमारी कॉस्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू से ज्यादा है तो हमें लॉस होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट सिचुएशन एमआर इज इक्वल टू एमसी और एमसी इज फॉलिंग। टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज द एरिया अंडर एमआर कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो वहां पे OL1 Q1 P है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एरिया अंडर एमसी कॉरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट जो है OL1 Q1 R है। तो हमें RP Q1 जो है लॉस होता है।
और दूसरी सिचुएशन के अंदर क्या है कि एमआर जो है एमसी के बराबर है और एमसी हमारा वहां पे राइज कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा एरिया है इसके नीचे, देखो यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो इतना ज्यादा है। ओ पी L2Q2 ये सारा हमारा टोटल रेवेन्यू है, और हमारी ये जो है बेसिकली, तो ये हमारी जो है यहाँ पे कॉस्ट है। तो ये जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू हमारा OL2Q2P है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है OL2Q2R है, और प्रॉफिट जो है टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज मोर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट।